हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 2.4 का थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि देखिए दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ व महत्व को आज समझना है। तो सबसे पहले तो देखिए दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ आपको आपके बुक में लगभग 10-11 दिए गए हैं लाभ। तो आपको उनमें से मेन प्रमुख 6 लाभ पढ़ना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर है आपका व्यापारिक परिणामों का ज्ञान, ठीक है। दूसरा नंबर पूर्ण विवरण की प्राप्ति, और तीसरा नंबर है वित्तीय स्थिति का ज्ञान। चौथा नंबर है आपका वैज्ञानिक एवं पूर्ण प्रणाली। पांचवा नंबर है तुलनात्मक अध्ययन, और लास्ट 6 नंबर है गणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान, ठीक है। जो यहाँ पे बोर्ड पे मैटर लिखा हुआ है इसी के आधार पर आप लोग नोट्स बनाएंगे। तो देखिए पहला नंबर समझते हैं, व्यापारिक परिणामों का ज्ञान। तो देखिए ये जो आपकी दोहरा लेखा प्रणाली होती है, तो इसमें जो खाता बही व्यापारी बनाते हैं, तो खाता बही में इसका पूरी तरह से विवरण दिया हुआ होता है, जिससे क्या होता है उसकी सहायता से किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारी अपने व्यापार में लाभ हानि का आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये होता है कि व्यापारी अपने द्वारा व्यापार या व्यवसाय किए हुए परिणाम को जान सकता है। सेकंड नंबर देखिए पूर्ण विवरण की प्राप्ति। तो पूर्ण विवरण की प्राप्ति कैसे? आपके दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से ही स्पष्ट है कि आपके इसमें दोनों पक्षों में लेखा होता है। कहने का मतलब जब भी खाता बही में लेखांकन का कार्य किया जाता है तो प्रत्येक व्यवहार का दोनों पक्ष में लेखा होता है। कहां कहां पे? डेबिट और क्रेडिट साइड, जिसमें से पूर्ण विवरण या पूरी तरह से वहां से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए वित्तीय स्थिति का ज्ञान। तो प्रत्येक व्यापारी जब वर्ष के समाप्त होने पर अगर उसको आवश्यकता समझ में आती है तो वो आर्थिक स्थिति, अगर उसको अपने व्यवसाय का जानना है तो वो क्या करेगा? आर्थिक स्थिति जानने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में चिट्ठा बनाएगा, ठीक है। चिट्ठा बनाने से क्या होता है, जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट को ही हम चिट्ठा बोलते हैं। चिट्ठे को बनाने से हमको अपने व्यवसाय की संपत्ति और दायित्वों का पता चलता है। आपको ये पता चलेगा कि हमारे व्यापार में दायित्व की अधिकता है या कि संपत्ति की अधिकता है। अगर मान लीजिए संपत्ति अधिक है हमारे व्यवसाय में, तो हमारा व्यवसाय सही ढंग से चल रहा है, कहने का मतलब प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। और अगर दायित्व अधिक हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि हमारा व्यवसाय सही प्रकार से संचालित नहीं हो रहा है। फिर देखिए फोर्थ नंबर वैज्ञानिक एवं पूर्ण प्रणाली। तो ये जो आपकी दोहरा लेखा प्रणाली होती है, इसके द्वारा लेखांकन के कुछ नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों के आधार पर आप क्या करते हैं? लेखांकन का कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये कैसी प्रणाली कहलाती है? वैज्ञानिक और पूर्ण प्रणाली। इसके बाद देखिए आपका है तुलनात्मक अध्ययन संभव। तो इस प्रणाली में प्रत्येक प्रकार के सौदों का पूर्ण विवरण रहता है। कहने का मतलब जितने भी आप लेखांकन कार्य करते हो और उन व्यवहारों को लेखांकित करते हो, तो उनका पूरी तरह से यहाँ पे क्या होता है? ब्यौरा दिया रहता है। और उन्हीं ब्यौरों के आधार पर, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप क्या करोगे? पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष की तुलना करोगे, ठीक है। तो तुलना करने पे आपको ये पता चलता है कि हमारा व्यवसाय पिछले वर्ष अच्छा रहा, यानी हमने अधिक लाभ पिछले वर्ष कमाया या कि वर्तमान वर्ष में कमाया, ठीक है। तो आप 2 वर्षों में आपस में तुलना भी कर सकते हो दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा। लास्ट देखिए गणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान। तो आपको दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा क्या होता है? गणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान भी होता है। कैसे? आप क्या करते हो? जब भी लेखा करते हो तो एक पक्ष में आप डेबिट
और दूसरे पक्ष में क्रेडिट का लेखा करते हो। और अगर इन दोनों डेबिट और क्रेडिट के जो भी अमाउंट हैं इनका योग आपस में इक्वल यानी बराबर बराबर हो रहा है, तब तो आप मान लो कि हम लेखा सही प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों का योग आपस में बराबर नहीं है तो आपको आसानी से ये पता चलता है कि हमारा जो लेखांकन कार्य है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो कहने का मतलब इससे आपको दोहरा लेखा प्रणाली से एक और लाभ, गणित संबंधी शुद्धता का भी पता चलता है। ठीक है, तो ये तो हुए आपके दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिए सेकंड बोर्ड पे दूसरा टॉपिक आपके लिए दिया गया है, दोहरा लेखा प्रणाली की सीमाएं या दोष। तो ध्यान रखिएगा, दोष को ही सीमाएं बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के दोष क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दोष देखिए, अधिक खर्चीली। कहने का मतलब ये जो दोहरा लेखा प्रणाली होती है ये एक्सपेंसिव होती है। ठीक है ना, कैसे? जो एक साधारण व्यापारी होता है उसके लिए आपकी दोहरा लेखा प्रणाली अधिक खर्चीली होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की लेखा पुस्तकें होती हैं जिनमें लेखांकन का कार्य किया जाता है और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। कहने का मतलब लेखांकन कार्य को करने के लिए विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और अगर कोई व्यापारी विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति को लेखांकन कार्य के लिए नियुक्त करता है तो वो उसी के आधार पे क्या करेगा, उसका पारिश्रमिक भी होगा। तो कहने का मतलब इस प्रणाली के लिए कई प्रकार की लेखा पुस्तकें और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिससे यह पद्धति कैसी हो जाती है, अधिक खर्चीली। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, प्रारंभिक पुस्तकों में त्रुटियां। तो जब भी लेखांकन का कार्य प्रारंभिक मतलब प्रारंभ में किया जाता है तो अगर शुरुआत में कहीं भी लेखांकन में त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि के कारण आपकी दोहरा लेखा प्रणाली लास्ट तक यानी अंतिम तक पूरी त्रुटि पूर्ण ही रहती है। इसीलिए इसकी एक सीमा क्या है कि अगर प्रारंभिक पुस्तक में त्रुटि हो जाती है तो ये आपका पूरे वर्ष त्रुटि पूर्वक ही माना जाएगा। फिर देखिए थर्ड नंबर है नियमों की जटिलता। ठीक है, नियमों की जटिलता का मतलब नियमों में इसके कठिनाई होना। कहने का मतलब दोहरा लेखा प्रणाली आपकी इसके आधार पर लेखांकन का कार्य करना कठिन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके लिए नियम होते हैं और अगर इन नियमों के आधार पर ना चला गया तो दोहरा लेखा प्रणाली में अतिशीघ्र ही दोष उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब अनेक प्रकार के इसमें नियम है, सिद्धांत हैं। अगर उन सिद्धांतों को आप सही प्रकार से फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा किया गया लेखांकन कार्य त्रुटि पूर्वक रहेगा। फोर्थ नंबर देखिए, पूर्ण त्रुटि रहित नहीं। तो कहने का मतलब आपकी जो दोहरा लेखा प्रणाली है इसमें केवल गणित संबंधी शुद्धता की ही जांच की जाती है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए और भी कोई त्रुटि होती है तो उन त्रुटियों को पकड़ पाना या कि जान पाना दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा संभव नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली में खातों के प्रकार को समझेंगे। ठीक है, कि हमारे खाते किस किस प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि उनके प्रकारों को समझेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं खातों के प्रकार। खातों के प्रकार, ध्यान से देखिए।
पहला है आपका व्यक्तिगत खाता। पहला खाता कौन सा है? व्यक्तिगत खाता। दूसरा खाता है आपका वस्तुगत खाता। कैसा खाता? वस्तुगत खाता। और तीसरा है आपका नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को समझेंगे, व्यक्तिगत खाता। तो ध्यान दीजिए, ऐसा खाता जो किसी भी व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था से रिलेटेड होता है, वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत खाता। आप इसको पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। तो देखिए, आपको अगर इसके उदाहरण देखना है कि इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। अभी हमने इसका अर्थ क्या बताया? ऐसा खाता जिसमें किसी व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था से संबंध रखा गया हो। तो देखिए, इसमें आप किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हो, मान लीजिए राम, श्याम, या कि किसी भी बैंक का नाम हो गया, और किसी भी संस्था का नाम हो गया, विद्यालय का नाम हो गया। ये आपके किस में आएंगे? व्यक्तिगत खातों के उदाहरण में आएंगे। उसके बाद देखिए, आपका है वस्तुगत खाता। ठीक, वस्तुगत खाता, इसको समझेंगे। वस्तुगत खाता क्या होता है? तो वस्तुगत खाते आपके संपत्तियों से संबंधित होते हैं, या कि किसी भी वस्तु से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब, वस्तुगत खाते वस्तु या कि संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। इसके उदाहरण देखिए, वस्तु में जैसे देखिए, मान लीजिए फर्नीचर। अगर आपको बोला जाए कि ये फर्नीचर, आपसे पूछा जाए कि फर्नीचर किस खाते में आएगा, तो ये किस में आएगा? आपका वस्तुगत खाते में। उसी तरह कैश, कैश को आप क्या बोलोगे? कैश भी आपका वस्तुगत खाते में आएगा। उसी तरह आपके कोई भी और अदर उपकरण हो गए, कंप्यूटर, ये भी सब कहां पे जाएंगे? वस्तुगत खाते में। ठीक है। उसके बाद देखिए, लास्ट में आपका क्या आता है? नाम मात्र खाता। हम समझेंगे कि नाम मात्र खाता क्या होता है। तो नाम मात्र खाता आपके लाभ, हानि और आय व्यय से संबंधित खाते होते हैं। इन खातों पे आप क्या लिखते हो? लाभ, हानि और आय व्यय से संबंधित बातें लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई खर्चा किया जा रहा है, यानी कि व्यय किया जा रहा है। अब जैसे व्यय क्या किया जाएगा? देखिए, मान लीजिए रेंट दिया गया, किराया दिया गया, तो ये क्या है? व्यय है। व्यय है तो कहां पे जाएगा? नाम मात्र खाता पे। इसी तरह देखिए, मरम्मत यानी मेंटेनेंस, रिपेयर, तो ये आपका किस खाते में जाएगा? ये भी आपका नाम मात्र खाते पे जाएगा। और मजदूरी, ये कहां जाएगा? ये भी आपका नाम मात्र खाते में जाएगा। तो ये तो आपके प्रमुख खातों के प्रकार हो गए। इन्हीं खातों के प्रकार के बेस पे आप जर्नल एंट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके 2.5 में है। तो सभी बच्चे ध्यान से अभी फिलहाल 2.4 को रिवाइज करें, और इन्हीं के आधार पे आप जर्नल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।